नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी, हमने डिमांड का मीनिंग कर लिया था, बताया था डिमांड क्या है। जब एक पर्सन किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। क्लियर है? डिमांड के लिए क्या जरूरी है? विलिंगनेस। विलिंगनेस किसकी? परचेज करने की। आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ को खरीदना है, वो डिमांड है। डिमांड के फिर हमने फैक्टर्स किए थे बहुत सारे, कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर एक्सेट्रा। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ये सिर्फ पहले फैक्टर को कंसीडर करता है, दैट इज प्राइस। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज ऑलवेज इनवर्स और नेगेटिव, इनवर्स और नेगेटिव जी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मींस अगर प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, अगर प्राइस कम होता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। कंडीशन क्या रखी है साथ में? इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अ रिलेशनशिप बिटवीन ओनली प्राइस एंड डिमांड, और वो भी नेगेटिव कंडीशंस के साथ, अजम्पशंस के साथ कि बाकी के फैक्टर्स में चेंज नहीं आना चाहिए, बाकी के वेरिएबल्स में चेंज नहीं आना चाहिए, बाकी के डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट रहने चाहिए। कौन कौन से? इनकम, नो चेंज इन इनकम। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम कर दोगे, तो साथ में कंडीशन ये है कि उस दौरान आपकी इनकम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया, ये कहता है डिमांड कम कर दोगे, लेकिन साथ में अगर आपकी इनकम बढ़ गई फिर आप प्राइसेस को इग्नोर कर देते हो कि इतनी इनकम है, इतनी कमाई है, क्या प्राइसेस को कंसिडर करना। अब ये तो है ही है, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप प्राइसेस पूछते भी नहीं हो, जो चीज़ पसंद आ जाती है वो आप ले लेते हो। प्राइस कब पूछते हैं? जब हमें लगता है कि हमारी इनकम लिमिटेड है। अनलिमिटेड इनकम के केस में तो बस जो चीज़ पसंद आई वो ले ली, उसमें प्राइसेस को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप किसका बनाना है? प्राइस और डिमांड का। इग्नोर किसको करना है? अदर फैक्टर्स। तो तब हम क्या मानेंगे कि हमारी इनकम क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। सेकंड क्या अज्यूम किया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कांस्टेंट। मैं कह रही हूँ कि अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो आप चाय की डिमांड कम कर दोगे, लेकिन अगर कॉफ़ी चाय से भी महंगी हो गई फिर आप चाय की डिमांड कम क्यों करोगे? फिर तो आप चाय की ही डिमांड करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है कि अगर चाय का प्राइस बढ़ा तो आप चाय की डिमांड कम कर दोगे, ये कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर चाय का जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज़ कॉफ़ी, वो चाय से भी महंगा हो गया, फिर चाय का जो अभी प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है आप उस पर भी इसी की डिमांड करोगे, चाय की, क्योंकि कॉफ़ी इससे महंगी है। क्लियर है? अगर मैं कह रही हूँ कि चाय सस्ती हो गई तो आप चाय की डिमांड ज़्यादा करोगे, लेकिन चाय का जो कॉम्प्लीमेंट्री है दूध वो महंगा हो गया, फिर आप चाय की डिमांड ज़्यादा क्यों करोगे? आप कम कर दोगे, क्योंकि चाय में सिर्फ चाय पत्ती तो डलते नहीं, दूध भी डलेगा।
तो कहीं ना कहीं चाय की डिमांड के ऊपर उसका सब्स्टिट्यूट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको बनाना है। क्लियर है? नो चेंज इन योर टेस्ट, नो चेंज इन फैशन। हम कह रहे हैं कि हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, बताओ बताओ। इफेक्ट करता है। अगर दूध सस्ता हो जाता है, दूध अगर सस्ता हो जाता है तो दूध के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। दूध अगर सस्ता है, चलो आज चाय, जो लोग चाय के शौकीन हैं वो दिन में 2 बार चाय पीते हैं मान लो, क्योंकि दूध अफोर्ड नहीं कर रहे, डेली का 3 किलो दूध ले रहे हैं, उसमें दही भी जमाना है, बच्चों को भी पिलाना है, खुद भी चाय पीनी है। अगर दूध सस्ता हो गया, चाय के शौकीन हो, टी टोटलर हो, तो क्या आप चाय की कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे? फिर मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जब आपको बताई जाती है, आप अपने ऊपर नहीं लोगे, सिर्फ आप जर्नल वे में लेके देखोगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि ये होता है। दूध सस्ता हो गया, चलो दही ज़्यादा जमा लेते हैं। दूध सस्ता हो गया, चलो आज बच्चों को खीर बना के खिला देते हैं। समझ में आई बात? जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ये है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। दूध महंगा है भाई, पहले 40-45 रुपये किलो था, अब 50 या 60 कर दिया। चाय अब ज़्यादा नहीं पीनी, चाय कम पियेंगे, ठीक है। अब जो लोग सिर्फ पीते ही दूध पत्ती हैं, चाय में पानी डालते ही नहीं, तो उनका तो देखो सारा दूध ही चाय में लग जाता होगा। अदरवाइज हाफ रेशो पानी की रहती है, हाफ रेशो दूध की रहती है, ठीक है। अब मेरे जैसे पानी वाली चाय पी ही नहीं सकते, तो मुझे लेना ही सिर्फ दूध वाली चाय होती है। फिर उस केस में क्या करें? तो कहीं ना कहीं तो दूध को कंसिडर करेंगे, उसके प्राइस को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये चीज़ है। क्लियर है? क्या कह रहे हो, बोलो, क्या डाउट आया मन में? चलिए, क्लियर है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर चाय का प्राइस बढ़ता है, आप चाय की डिमांड कम करोगे। लेकिन अगर चाय आपको टेस्टी लगती है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, फिर चाय का प्राइस आपकी डिमांड के ऊपर असर डालेगा? नहीं डालेगा। क्लियर है? जो चीज़ आपको टेस्टी नहीं लगती, वो जितनी मर्जी सस्ती में मिल जाए आपको, आप उसकी डिमांड करते ही नहीं, फिर वहाँ पर प्राइस इफेक्ट ख़त्म हो जाता है टेस्ट के आगे। सिमिलरली फैशन, अब जिसका फैशन है वो चीज़ तो हमने लेनी है। अगर हम आउट ऑफ फैशन जाके कुछ भी पहनते हैं तो हमें अच्छा नहीं समझा जाता। आजकल ट्रेंड ही फैशन का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फैशन के साथ चलना पड़ता है। तो जिस चीज़ का फैशन है उसमें भी आप प्राइसेस को इग्नोर कर देते हो। हमने यहाँ पर किसका इफेक्ट लेना है? प्राइस का। इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तब तक ना तो आपकी इनकम में चेंज आएगा, ना ही आपके टेस्ट में चेंज आएगा, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आएगा, ना ही आपकी एक्सपेक्टेशन में चेंज आए। मतलब आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो फ्यूचर को लेके। मैं कह रही हूँ कि चाय का प्राइस बढ़ेगा तो आप चाय की डिमांड कम कर दोगे, लेकिन साथ में आपको ये भी एक्सपेक्टेशन हुई कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो आज आप क्या करोगे? डिमांड बढ़ा दोगे, ज़्यादा प्राइस पर भी डिमांड बढ़ाओगे, ये सोच के कि कल को इसका प्राइस और बढ़ने वाला है। तो नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो एक एक करके बाकी के फैक्टर्स को क्या अज्यूम करेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि अगर बाकी के फैक्टर्स आ गए ना, फिर प्राइस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। प्राइस का इफेक्ट दिखाने के लिए जितने भी डिटर्मिनेंट्स किए थे उनको रखेंगे कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर है? अब इसमें 1-2 पॉइंट और लिख रखे हैं, वो हम एक्सेप्शंस में कर लेंगे, वो अभी नहीं करते क्योंकि मुझे एक्सेप्शन में भी समझाना है। ठीक है? हाँ जी, आगे देखिए। नेक्स्ट है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसेस एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में जब हम वेरियस प्राइसेस और डिमांड को लिखते हैं, प्राइस अगर बढ़ेगा
तो आप डिमांड कम करोगे, ये हमें पता है। ठीक है, इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, डिमांड स्केड्यूल। अब डिमांड स्केड्यूल दो टाइप का है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक कंज्यूमर की डिमांड होती है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड का स्केड्यूल होता है। अभी मैंने सिर्फ एक ही कंज्यूमर की डिमांड बनाई है, अगर हम इसको, ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है, क्लियर है। प्लीज़ ऐसे बातें मत करो, फिर मेरा ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, चुपचाप पढ़ो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ फिर। हाँ जी, अब ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है, इसी के साथ अगर हम एक और डिमांड ऐड कर दें, एक और कर दें, तीनों को कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। कैसे, ये ए पर्सन की डिमांड है, ये मान लीजिए बी पर्सन की डिमांड है, और ये सी की है, तीनों को ऐड कर दो, क्या बन गई, मार्केट। तो मार्केट डिमांड ऐड कर दो, कितना हो गया, 8 और 5 13, 7 10, 7 और ये 4। क्लियर है। यहाँ पर भी देखो, मार्केट डिमांड में भी क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और मार्केट डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। मार्केट डिमांड मतलब ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर की। अगर आप एक कंज्यूमर की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बन गया। अगर आप बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड का स्केड्यूल बना रहे हो तो वो क्या बन गया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। क्लियर हो गया बात। अब ये तो होगी टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर हम इसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दें तो वो डिमांड कर्व बन जाएगी। टेबल, अकेले टेबल से आप कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। टेबल को अगर डायग्राम सपोर्ट करती है तो वो और भी ज़्यादा ना डाटा जो है वो इम्प्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा समझ में आता है। तो ये टेबल है, अब हम इसी का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस रहता है हमेशा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर अगर क्वांटिटी पड़ी होती है टेबल में तो हमेशा क्या लेते हैं, क्वांटिटी। सेकंड वेरिएबल वाई एक्सिस पर जाता है। कभी भी क्वांटिटी को आपने वाई एक्सिस पर नहीं लेना, वो गलत हो जाता है। बिकॉज अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटी एक्सिस। क्लियर है। क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। पहले मैं ये वाली क्वांटिटी ले रही हूँ, क्वांटिटी है 1 2 3 4। प्राइस भी क्या है आपका 1 2 3 4। प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हो, 4। अगर 2 है तो 3, अगर 3 है तो 2, 4 पर 1। तो ये एक कर्व बन गई। इसको हम डिनोट करेंगे डी से, तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। कौन सा स्केड्यूल यूज़ किया मैंने, इंडिविजुअल के मार्केट, इंडिविजुअल। मैंने इंडिविजुअल स्केड्यूल यूज़ किया ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर मैं ये प्राइस और ये वाली क्वांटिटी लूँगी, फिर जो कर्व बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। जाएंगी दोनों सेम। प्राइस 1 है, डिमांड आ गई 13। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 13 है। प्राइस 2 है, डिमांड है 10, फिर 7, फिर 4। तो उसने भी ऐसे ही बनना है। कहने का मतलब चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, दोनों की दोनों क्या स्लोप करती हैं, डाउनवर्ड। आप अलग अलग भी बना सकते हो, बनानी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज पहले एक ये बनाई, फिर आप इसी ग्राफ के ऊपर ये वाली डिमांड बनाओ, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। एक डिमांड कर्व, दूसरी डिमांड कर्व, तीसरी डिमांड कर्व। ठीक है, पहले ये वाली फिगर लेके फिर ये वाली, फिर ये वाली। अब तीनों को कंबाइन करोगे तो एक और डिमांड कर्व बनेगी। ये ए बी सी और इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड।
चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट, दोनों की दोनों डाउनवर्ड स्लोप करती हैं। क्यों करती हैं? ड्यू टू इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है Why does demand curve slopes downward? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व, दोनों की दोनों क्या स्लोप करती हैं? डाउनवर्ड। अब अगला टॉपिक ये कि डाउनवर्ड क्यों करती हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है लेकिन इसको हम अदर पॉइंट्स के साथ रिलेट करेंगे, बेस यही रहेगा इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी भी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड चैप्टर नहीं किया। ठीक है, तो अभी भी वो फर्स्ट पॉइंट नहीं करवाऊंगी, यहाँ पर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट तब करेंगे जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? हाँ जी, फर्स्ट इसका पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टी एंड कॉफी। चाय का प्राइस अगर कम होगा तो आप चाय की डिमांड बढ़ा दोगे, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, तो कर्व क्या बनेगी? डाउनवर्ड। ये सही है, लेकिन अब इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्यों ले गए? चाय अगर सस्ती होती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, वो हमें महंगा लगने लग जाता है। क्या लग रहा है? कॉस्टली। ठीक है, तो जो कॉफ़ी के यूज़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली किस में शिफ्ट हो जाएंगे? चाय के ऊपर। सारे के सारे नहीं होते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब जिनको चाय अच्छी नहीं लगती, हम तो पीते ही कॉफ़ी हैं, वो क्यों इसमें आएंगे? ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला हम जनरल वे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं होता, दो लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। इवन आपका आज वाला जो बिहेवियर है वो फ्यूचर में नहीं होगा। अगर आप कह दो ना कि मुझे ये चीज़ कोई अच्छी नहीं लगती, तो ये नहीं कि हमेशा के लिए आपको अच्छी नहीं लगेगी। टाइम टू टाइम बदल भी जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, फिर आपको वो चीज़ अच्छी लगने भी लग जाती है। फिर वो पत्थर पे लकीर थोड़ी ना होगी कि आप तो भी तू कहता था मैं ये चीज़ लेता ही नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल है, बदलता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, चाय का अगर रेट कम हो जाता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो हमें महंगा लगने लग जाता है। फिर हम सब्स्टिट्यूट के केस में कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं? जो सस्ता होता है। अगर किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो आप क्यों महंगे पे जाओगे? महंगे पर तभी जाओगे जब आप पर्टिकुलर उसी ब्रांड पर स्टिक होते हो कि मुझे तो यही ब्रांड लेना है। अदरवाइज आप वो प्रोडक्ट लोगे एज अ प्रूडेंट कस्टमर, एज अ प्रूडेंट कंज्यूमर, जो आपको सस्ता लगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? स्केयर्स हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया ना कि चाय का अगर रेट कम होता है तो हमें इसका सब्स्टिट्यूट महंगा लगने लग जाता है, तो लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। या ये कह लो कि अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो इसका सब्स्टिट्यूट हमें सस्ता लगने लग जाता है, फिर हम इसकी डिमांड करेंगे। क्लियर है? तो इनवर्स रिलेशनशिप के कारण ही डिमांड कर्व क्या आती है? डाउनवर्ड आती है। अगला पॉइंट क्या दे रखे है? इनकम इफेक्ट। अगर किसी कॉमोडिटी का रेट कम होता है, किसी कॉमोडिटी का अगर रेट कम होता है तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं। मान लो कोई कॉमोडिटी है वो 10 रुपये की है, कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसकी आप छोटी छोटी क्वांटिटी भी ले सकते हो। ब्रेड नहीं, ब्रेड के आप हिस्से नहीं करते ना, पहले था ऐसा, अब आपके टाइम पे आपने नहीं देखा होगा, हमारे टाइम पे ऐसा था
कि हम लोग क्या करते थे कि अगर आधी ब्रेड लेनी है ना तो वो हमें आधी ब्रेड भी दे देते थे ऐसे बीच में से काट के। उस टाइम पे रैपर ना प्लास्टिक का नहीं आता था ब्रेड का, पिंक कलर का रैपर होता था और वो पेपर का रैपर होता था, ठीक है। तो गिन के ना अगर किसी ने 4 पीस लेने हैं तो उतने ही बीच में से काट के दे देता था। लेकिन अब तो है नहीं ना, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए लोगों के पास, अब तो नहीं खाना तो गाय को डाल देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले गिन गिन के लोग पीस लेते थे, 4 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, 6 पीस दे दो, ऐसे होता था, ठीक है। तो हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसकी आप क्वांटिटी कर सकते हो। हाँ, टॉफ़ी क्या, एक टॉफ़ी अगर नहीं, चलो हाँ चलो दाल ही ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई ग्रेन लेने गए, आप कोई दाल लेने गए मार्केट में, ठीक है, उसका रेट 50 रुपये किलो है, 50 रुपीज़ केजी है। आपको पता है कि 50 रुपये किलो आती है। अब वो उस दिन आपको सेलर ने बोल दिया कि नहीं अब इसका रेट कम हो गया, ये है 43 रुपीज़ पर केजी। दाल का रेट सस्ता हो गया, मूंग की दाल का रेट कम हो गया। अब आपके पास कितने पैसे बच गए? 7। तो आप बोलोगे कि 7 रुपये क्या बचाने हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल और डाल दो, पूरी 50 की कर दो। ऐसी सब्जी है, मान लीजिए आप अनियन लेने गए हो, पटैटो लेने गए हो, 20 रुपये किलो है मान लीजिए पटैटो, वो बोल रहे नहीं 17 रुपये किलो है, तो आप 3 रुपये क्यों लोगे? आप बोलोगे 3 रुपये के और डाल दो, जितने आते 20 के कर दे पूरे। तो कम प्राइस में आपने क्या कर दी, ज़्यादा डिमांड कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपके पास ये जो पैसे हैं ना ये बच गए, इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। देखिए, एक तो होती है आपकी सेविंग, एक होती है रियल इनकम, दोनों में फ़र्क है। सेविंग क्या होती है, जितनी आपकी इनकम है उसमें से खर्चे करके जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। रियल इनकम कभी भी सेविंग नहीं होती। रियल इनकम कब बचता है, जब चीज़ों के रेट कम होने से आपके पास पैसे बचते हैं, ना कि खर्च करने के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं कमाई में से। तो सेविंग अलग चीज़ है, रियल इनकम अलग चीज़ है। रियल इनकम बाय चांस वो कमोडिटी सस्ती हो गई तब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच गए, इसको बोलते हैं रियल इनकम। फिर रियल इनकम जब ज़्यादा होती है तब आप डिमांड क्या करते हो, ज़्यादा करते हो। क्लियर हुई बात? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट यूजेस। थर्ड पॉइंट, आपकी बुक का 4th पॉइंट, अल्टरनेट यूजेस। मैंने इसमें एग्जांपल मिल्क की दी थी और वही हम यूज़ करते हैं। मिल्क के अल्टरनेटिव यूजेस हैं मोर देन 1। जिस कॉमोडिटी का सिंगल यूज़ होता है, अगर उस कॉमोडिटी का रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसकी डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। मान लो चाय पत्ती, चाय पत्ती सस्ती होगी तो कितना स्टॉक ला के रख लोगे? आती तो काम चाय बनाने की है, कोई और काम तो नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर दूध सस्ता हो जाता है तब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो कि आज हम इसका ये बना लेंगे वो बना लेंगे, क्योंकि इसके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। कंप्यूटर है, इसके अल्टरनेटिव यूजेस है। बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी काम आता है, स्कूल में भी काम आता है, घरों में भी काम आता है। अगर ये सस्ता हो जाता है तो इसके अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण हर कोई ले लेता है कि सस्ते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सस्ते हैं, मोबाइल सस्ते हैं, हर एक को लेकर दे दो जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब हर जगह काम आ सकती है वो चीज़, ठीक है। उसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, नेक्स्ट है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तब उस चीज़ को खरीदने वाले लोग बढ़ जाते हैं। जो लोग पहले नहीं ले रहे थे उसको भी खरीदने लग जाते हैं, वो भी खरीदने आ जाते हैं कि हाँ चलो अब सस्ती हो गई मैं ले लेता हूँ, पहले महंगी थी तो मैं नहीं ले सकता था, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ का रेट कम होता है इसकी डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू यूज़र्स, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। सिम क्लियर है? अब जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वो तो डिमांड बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे,
अगर पेट्रोल का रेट कम हो गया तो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, आप लोग हो जिनके पास व्हीकल्स है, वो तो डिमांड करेंगे पेट्रोल की, लेकिन नए लोग भी इसमें ऐड हो जाएंगे जो कार या व्हीकल कोई भी इस वजह से परचेज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि पेट्रोल महंगा था। अगर सस्ता होता है तो वो भी अपना व्हीकल परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं क्योंकि इसमें पैसे तो बढ़ते नहीं, डेप्रिसिएशन ही है, उसमें तो वन टाइम खर्चा है जब आप ये चीज़ें खरीदते हो, लेकिन पेट्रोल का खर्चा तो रोज़ का ही है। ठीक है, ऐसी एसी की बात लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी के रेट अगर कम हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़र्स बढ़ जाएंगे। कैसे? लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स परचेज़ कर लेंगे। कहते हैं इक्विपमेंट्स तो परचेज़ करना ईजी है लेकिन इसका बिल भरना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमने ये तो बात कर ली कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है। क्यों करती है? ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। क्या हमेशा प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? कोई ऐसा केस भी तो होता होगा जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना कि कम होती है, और कोई ऐसा केस भी होगा जिसमें प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है ना, तो वो केसेस करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये साइंस नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, तो इसमें अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अजम्पशंस जब आ जाती है ना तो उसको फेल करने के लिए एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अजम्पशंस हम यूज़ करते हैं किसी लॉ को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्शंस हम यूज़ करते हैं उसी लॉ को फेल करने के लिए। वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब मैं इनवर्स नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी पॉजिटिव, कि प्राइस अगर बढ़ता है तो कई केसेस ऐसे हैं जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, कई केसेस ऐसे हैं जिसमें प्राइस के कम होने से डिमांड कम होती है। लेकिन एक केस में कई बार दोनों सिचुएशन नहीं आती, ये वाली। कई केस ऐसे हैं जिसमें एक ये आएगी, कई केस ऐसे हैं जिसमें अकेली ये आएगी, और कई ऐसे हैं जिसमें दोनों आएंगे। ठीक है जी, मतलब हमने क्या रिलेशनशिप बनाना है? पॉजिटिव। अब तक हमने क्या बनाया था? नेगेटिव। तो फर्स्ट इसका केस है कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स। हाँ वो कोई नहीं, एक हम करते हैं इसमें। चलो, एक ना वो था आपका टॉपिक पीछे, टेस्ट एंड फैशन का, है ना। हमने टॉपिक किया था कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं, ये अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। एक उसमें दिया हुआ है डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट, मुझे पहले वो बताने दो फिर रह जाता है। डेमोस्ट्रेशन और बैंड वैगन इफ़ेक्ट, वो वेबलन इसमें हो जाएगा। डेमोस्ट्रेशन या बैंड वैगन इफ़ेक्ट क्या कहता है? टेस्ट और फैशन में लिया गया है। कई बार कोई चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगने लग जाती है। होता ना ऐसे कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी ट्राई नहीं की, ये फ्लेवर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। वो कहता है यार ट्राई करके देखो, बड़ा अच्छा है, चलो करते हैं। आपने ट्राई किया तो आपको अच्छा लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ का, चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक में ले सकते हो, आप कोई उसमें जो मोजिटोज़ आपके रहते हैं आप उसमें ले सकते हो, किसी भी चीज़ में। बहुत बार ऐसे होता है, कई बार हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हमारा एक ही पेट मेन्यू होता है, ऑर्डर रहता है कि बस ये दाल मंगवा ली और एक कढ़ाई पनीर मंगवा लिया, एक नान मंगवा लिया, बस हो गया। साथ वाले कहते हैं कभी कुछ नया ट्राई करो, आज ये मंगवाते हैं आज वो मंगवाते हैं, ट्राई किया तो अच्छा लगा। उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन लोगों को देख के जब आप उस चीज़ की डिमांड करते हो।
फिर उस टाइम पे अगेन आप प्राइसेस को क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। मतलब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा फैक्टर आपकी डिमांड के ऊपर असर डालता है, और वो फैक्टर है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, लोगों को देखकर। क्लियर हुई? कोई चीज़ आपके माइंड में भी नहीं थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है, किसी और ने पहनी, किसी और ने यूज़ करी, तब आपके एकदम से स्ट्राइक कर जाती है कि हाँ ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ये भी कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन। अब ये वाला एक्सेप्शन में लेते हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो आपका स्टेटस इंप्रूव करती हैं। स्टेटस इंप्रूव करती हैं तो वो क्या होंगी, महंगी होंगी, लग्जरी गुड्स। इनको हम प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपके प्रेस्टीज से जुड़ी हुई, आपकी इज्जत से जुड़ी हुई ये चीज़ें, आपके स्टेटस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लग्जरी चीज़ें क्या है, ये महंगी होती हैं, ऑब्वियसली हाई ब्रांड की चीज़ें होती हैं। इनका जितना ज़्यादा रेट होता है, कुछ लोग इनकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमने दूसरों से अलग दिखना है, मुझे ऐसी चीज़ लेनी है, मुझे ऐसा फ़ोन लेना है, मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं, मुझे ऐसे जूते लेने हैं जो किसी और के पास ना हो। ऐसी चीज़ होगी रेयर, रेयर होगी तो क्या होगी, महंगी होगी। तो ये लोग इन प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं स्नॉब पीपल। क्या बोलते हैं, स्नॉब। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया इन चीज़ों का, स्नॉब गुड्स। ऐसी चीज़ों के बारे में एक इकोनॉमिक्स है वेबलन, उन्होंने बताया था कि ऐसी भी चीज़ें हैं सोसाइटी में जिनका प्राइस बढ़ने से आप उनकी डिमांड बढ़ा देते हो, क्योंकि इसके साथ आपका प्रेस्टीज जुड़ा होता है, आपका स्टेटस जुड़ा होता है। तो इनका क्या बन गया नाम, वेबलन गुड्स। तो ये लोग हाई प्राइस पर हाई डिमांड करते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तब हम लोग भी परचेज़ कर लेते हैं कि अभी ब्रांड पे सेल लगी हुई है, क्यों ना जाके ले लें। तो हमने भी परचेज़ कर ली, स्नॉब पीपल ने भी परचेज़ कर ली, तो क्या उनका और हमारा स्टेटस अलग अलग दिखेगा, एक ही जैसे हो जाएंगे। फिर उनको तो ये है ना कि हमने अपना स्टेटस अलग दिखाना है, फिर वो लोग क्या करेंगे, इन्हीं की डिमांड कम कर देंगे। एक्सेप्शन में इस पॉइंट में हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, स्नॉब पीपल की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हम। तो अगर इनका प्राइस कम होगा, इनकी डिमांड बढ़ाएंगे। हम किन की बात कर रहे हैं, स्नॉब पीपल की बात कर रहे हैं। वो लोग जो कि प्राइस टैग देखकर ही चीज़ों को परचेज करते हैं। महंगा है तो लेना है, सस्ता तो हमने लेना ही नहीं है। तो सस्ता है तो वो लोग डिमांड कम करेंगे, महंगा है तो वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्लियर होगी बात? तो अब रिलेशनशिप क्या आ गया प्राइस और डिमांड के बीच में, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अगला है गिवन गुड्स, बाद में करवाती हूँ। अगला है थर्ड पॉइंट, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। जो चीज़ आपकी नेसेसिटी है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, जिसके बिना रह नहीं सकते। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बचाते हैं, वो नेसेसिटी हो गई आपकी। उस केस में क्या प्राइस कंसिडर करोगे कि नहीं महंगा है, कोई ना जान जाती है तो जाए, हैं प्राण जाए पर पैसे ना जाएं, हैं उस केस में ऐसा करोगे? नहीं करते ना। तो उस केस में क्या है, प्राइस ज़्यादा है तब भी आप डिमांड करोगे। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये दवाई सस्ती होगी, चलो इसकी डिमांड कर लेते हैं। कभी क्या पता हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता, चलो कर लेके ला के रख ही लेते हैं। इनहेलर्स ला के रख लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं, क्या पता कभी अस्थमा की दिक्कत आ जाए, है कि हाँ प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। फिर उस केस में क्या है कि अगर इनके प्राइस कम है और आपको नेसेसिटी नहीं है, तब आप इनकी डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। मतलब आप अगर लाइफ सेविंग ड्रग की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, उसकी डिमांड आप तभी करते हो जब आपको ज़रूरत होती है, तब आप पैसों को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, उस केस में प्राइस ज़्यादा है तब भी आप डिमांड
करोगे ही करोगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो प्राइस कम है फिर भी आप डिमांड कम करोगे, बल्कि ज़्यादा नहीं करोगे। क्लियर है? अब और नेसेसिटी ले लो, खाने पीने की चीज़ें हैं, अब इसमें थोड़ी ना आप कंजूसी करोगे, और घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आप बजट अपना कम कर सकते हो। तो जो नेसेसिटी है, बच्चों की फ़ीस है, बच्चों के जो ज़रूरी वाले कपड़े हैं, बच्चों का जो खाना पीना है, वो चीज़ तो आप कंसिडर करोगे ही ना। उस केस में जितना मर्जी प्राइस हो, आपने वो चीज़ तो ला कर देनी है। जिसको आप कट कर सकते हो आप उसको कट करोगे। तो नेसेसिटी के केस में रिलेशनशिप क्या रहता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ये वही है, अगर आज किसी कॉमोडिटी का रेट ज़्यादा है और आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कल को इसका रेट और बढ़ने वाला है, तो आप ज़्यादा प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड करोगे। हालांकि आज महंगी है, कोई बात नहीं, खरीद के रख लेते हैं, कल को फिर और महंगी हो जाएगी। आज किसी चीज़ का रेट कम है, आप ये सोच के डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कल को इसका रेट और कम होने वाला है, तो आप कम रेट पे भी डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। क्लियर? समझ में आई बात? अगला क्या दे रखा है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। अब हर बार तो आप समझदार नहीं हो सकते, हर बार जितनी बार आप मार्केट जाते हो आप अपना पूरा होशोवास में नहीं होते, आपका दिमाग पूरा सही नहीं होता, कभी तो हम लोग भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता है, सोच के कुछ जाती हूँ बाज़ार में कि ये लेना है ये लेना है, आके याद आता है यार जो चीज़ लेने गई थी इंपॉर्टेंट वो तो भूल ही गई। हर बार नई चीज़। कई बार क्या होता है, देखिए साइकोलॉजी इफ़ेक्ट है। अगर आप हेल्दी नहीं हो, मतलब आपको कोई बीमारी है, आप बीमार हो, आपको कोल्ड है, तब आपके सोचने समझने की शक्ति मेरी तो ख़त्म हो जाती है, आपका मुझे पता नहीं। ठीक है? कोल्ड तो वैसे ही बंदे को ख़त्म कर देता है। ठीक है? तो उस केस में क्या है, इग्नोरेंट हो जाते हैं हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड कर बैठते हैं और कम प्राइस पे भी कम डिमांड कर बैठते हैं। होना क्या चाहिए? ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड, कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड। लेकिन जब आप इग्नोरेंट होते हो, आपको मार्केट कंडीशंस के बारे में नहीं पता होता कि एक्चुअल में इस चीज़ का रेट क्या है और बाकी जगह क्या मिल रहा है, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, उस केस में आप ज़्यादा प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड कर बैठते हो और कम प्राइस पर कम डिमांड कर बैठते हो। क्लियर है? एक पॉइंट दे रखा है इसमें, एमरजेंसी। अब वही बात आ गई, लाइफ सेविंग ड्रग वाली बात आ गई। एमरजेंसी है तब आप ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड करोगे ज़्यादा। कर्फ्यू लग गया, शहर बंद है 3-4 दिन के लिए, चीज़ों के रेट महंगे हो गए, तो क्या आप 3-4 दिन खाओगे पियोगे? नहीं करोगे। जो बेसिक नीड्स है वो तो पूरी करोगे, फिर आप उस टाइम पे ज़्यादा प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड करोगे। कर्फ्यू हट गया, सिचुएशन नॉर्मल होगी, फिर आप डिमांड कम कर दोगे। कोई बात नहीं, ये चीज़ कौन से की बार बार नहीं मिलेगी, जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। समझ में आ रहा है? दुकानदार कह रहा है जी सस्ती होगी ले लो ले लो, नहीं, जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। कौन सा मार्केट बंद होने जा रही है? होता है ना ऐसे। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव, अब जिसमें ना आपने सट्टा लगाना है, जिसमें आप ये सोच के पैसा लगा रहे हो कि कल को इसका रेट बढ़ेगा। अब ये कंपनी के ना शेयर्स बढ़ रहे हैं और कल को इसके शेयर्स और बढ़ेंगे, तब आप ज़्यादा प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड करते हो। इस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, क्या पता कल को और गिरें, तब आप कम प्राइस पर भी कम डिमांड कर रहे हो। क्लियर है? गोल्ड धीरे धीरे महंगा हो रहा है। ठीक है, आपने देखा पहले 5,000 रुपये 10 ग्राम था, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। यार अब उम्मीद है कि ये वही एक्सपेक्टेशन वाली बात, स्पेकुलेशन में एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा प्राइस पे भी आप ज़्यादा डिमांड करते हो, कि उम्मीद है कि कल को इसका रेट और बढ़ेगा, 50,000 तक चले जाएगा। अभी भी महंगा है आपके हिसाब से 10,000, लेकिन 50,000 तक चला जाएगा, तब आप क्या करते हो? ज़्यादा प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड करते हो, ये सोच के कि कल अगर महंगा हो गया तो बेच देंगे। बड़े लोगों ने जब 10,000 रेट था गोल्ड का तब खरीद के रखा था, और आज का रेट आपको पता ही है कितना है,
50 48 49 तक पहुंच के अभी नीचे आया, 45 समथिंग है ना। हाँ, तो 10-11 हज़ार से शुरू हुआ था, मतलब जब लोगों ने ये स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हुए थे गोल्ड के। क्लियर है? जब गिरने लगता है तब आप इस उम्मीद में आ जाते हो कि क्या पता और गिर जाए, तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट आप ये सोच के करते हो कि जब बढ़ रहा होता है, कभी भी गिरती हुई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गिरती हुई चीज़ आप तब खरीदोगे जब आपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना ये सोच के कि मुझे इसमें मुनाफा होगा, तो बढ़ती हुई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि गिरती हुई में। क्लियर? दोनों में फ़र्क है। अब बच्चे कहते थे मैम गोल्ड तो जब सस्ता होगा तभी खरीदेंगे, वो पर्सनल यूज़ के लिए। जो इन्वेस्टर्स है ना, अगर आपके पेरेंट ने इन्वेस्ट करा था, वो उनसे पूछना कि आप कब किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपको ऑपोजिट ही बताएंगे। क्लियर होगी बात? तब इसमें रिलेशनशिप क्या बन गया? पॉजिटिव। अब एक लास्ट पॉइंट है, फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो आपका सेकंड पॉइंट था। गिवन गुड्स का जो कंसेप्ट है ये सर रॉबर्ट गिवन ने दिया है। इन्होंने अपनी इस एग्जाम्पल में 2 कॉमोडिटीज़ को यूज़ किया है इस लॉ को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्शन को प्रूव करने के लिए कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कम भी हो सकती है। इसमें 2 चीज़ें यूज़ की, एक किया ब्रेड और एक लिया मीट। पहला क्वेश्चन यही आता है पेपर में कि गिवन गुड्स के केस में कितनी कॉमोडिटीज़ यूज़ हुई? 2, एक ब्रेड और एक मीट। अब जो पर्सन वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी, दोनों चीज़ें खा लेता है, उसके लिए ब्रेड प्रोडक्ट क्या है? इन्फीरियर है। मीट जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, गरीब है वो बंदा, तो उसके लिए मीट क्या है? सुपीरियर। अपने एग्जाम्पल में 2 कॉमोडिटीज़ यूज़ की और पुअर पर्सन की बात कर रहा है। ऐसा पर्सन जो मीट भी कई तरह का होता है, महंगे से महंगा भी होता होगा, सस्ते से सस्ता भी होता होगा। अब देखना है कि खाता कौन कैसा है। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें आजकल तो गंदमंद खाने वाली, कुछ भी खा सकते हो। हाँ जी, तो इन्फीरियर और ये क्या है? सुपीरियर। अब एक पुअर पर्सन है, 3 टाइम का खाना खा रहा है दिन में, तीनों टाइम वो क्या खा रहा है? ब्रेड खा रहा है। इच्छा होती है मीट खाने की लेकिन नहीं खा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आई? नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ चलो, लेना नहीं चाहिए क्यों? अब एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं तो लेंगे, उसमें थोड़ी ना, मुंह में थोड़ी ना होता है। चलो चलो, हाँ कहती मैं मजाक कर रही थी। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, पुअर पर्सन है, खाना खा रहे, ब्रेड खाने को मजबूर है तीनों टाइम, मीट खाना चाहता है, खा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ब्रेड मान लीजिए 10 रुपये का है तो डेली कितने खर्च कर रहा है? 30 रुपये। सिंपल। अब मान लीजिए जो ब्रेड है इन्फीरियर प्रोडक्ट है, इसका रेट कम हो गया, 7 रुपये रह गया। एक ब्रेड के पीछे कितने बच गए? 3। अब डेली कितने खर्च कर रहे हैं? 21। डेली कितने बच गए? 9। आज उसने 9 रुपये बचाए, रियल इनकम। कल भी वो 3 टाइम ब्रेड खाएगा, मीट नहीं खाएगा, 9 रुपये बचाए। अगले दिन भी उसने ब्रेड खाया, मीट नहीं खाया, बचाए। तो जो रियल इनकम है वो जुड़ती गई। फिर एक दिन क्या किया उसने? ब्रेड की कंजम्पशन कर दी 2 टाइम और 1 टाइम क्या लिया उसने? मीट। अब क्या आ गया? ब्रेड का रेट कम हुआ, उसने ब्रेड की डिमांड कम कर दी।
इसकी जगह पर क्या ले लिया, सुपीरियर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो गिफन गुड्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सर रॉबर्ट गिफन ने बोला। ये क्या कहते हैं कि गिफन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होती हैं, वो घटिया गुड्स होती हैं जिनका प्राइस कम होने पर आप उनकी डिमांड कम कर देते हो, क्योंकि आपके पास रियल इनकम बच जाती है, फिर आप उन पैसों से सुपीरियर प्रोडक्ट परचेज करते हो। अब वापस आ जाओ, ब्रेड वापस, सारा रिवर्स हो गया, 10 रुपए की हो गई, रियल इनकम उसकी ख़त्म, ये कहानी भी ख़त्म। क्या करेगा वो, ब्रेड ही खाएगा। एक मिनट अर्जेंट है। हेलो, हाँ हाँ जल्दी बोलो, क्लास में थी। हाँ हाँ जी, अभी पहुँच जाऊँ, निकल गई मैं, वहाँ यहाँ से चली जाऊँ, है ना। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए जी, समझ में आई ये बात आपको, ठीक है। वापस अगर ब्रेड का रेट बढ़ जाएगा तो आप ब्रेड की ही डिमांड बढ़ाओगे। क्लियर, ठीक है। आज का लेक्चर ख़त्म, बाकी कल करते हैं।